राम राम जी। मैं आपका अपना भाई गौरव चौधरी। और यार आपके बहुत बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करा। आप लोगों की मेरी अनुजा की लव मैरिज है। जो हमें नहीं जानते मैं बता दूं कि मैं अनुजा हस्बैंड वाइफ है और हमने लव मैरिज करी थी। और जो हमारे सामने खड़े हैं वो अनुजा के पिताजी हैं। आप लोगों के सवाल होते हैं कि आपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करा। जाहिर है काफ़ी मुश्किल होता है पेरेंट्स को समझाना जब आप एक दूसरे को चाहते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं, पेरेंट्स को आपकी चाहतों से कोई एतराज़ नहीं है, बशर्ते जो आपका पार्टनर है वो अच्छा हो, गोल ओरिएंटेड हो और नीयत साफ़ हो। तो आप लोग पूछते रहते हैं कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करा। तो मुझे लगता है कि अनुजा के फादर साहब से बढ़िया इसका जवाब कोई दे ही नहीं सकता। हम अनुजा के फादर साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो डैडी, मुझे लगता है अपने बारे में आप ही बेहतर बता सकते हैं। तो आप खुद बताइए ऑडियंस को, हमारे भाइयों को, और जो हमारी बच्चे जुड़े हुए हैं, आपके तो बच्चे ही हुए, तो आप खुद बताइए अपने बारे में, परिचय दीजिए आप अपना। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बच्चू सिंह, अनुजा का फादर हूं और 30 वर्ष सेना में सूबेदार मेजर के पद पर कार्य करने के बाद में आज भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी हॉस्पिटल में मैं सीनियर नर्स के पद पर मैं तैनात हूं। जब मुझे मेरा बताता चलूँ आपको कि मेरे बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशन रहे। मैं कभी तानाशाह नहीं रहा। जब मुझे पहली बार अनुजा ने कन्विंस किया कि जब मैंने मैरिज की बात चलाई थी तो कहीं न कहीं हम ये सोच के बैठे होते हैं कि शायद हमारे बच्चों ने कोई कहीं नज़र नहीं डाली होगी। तो हमने जब बात चलाई तो अनुजा ने खुद बड़ी ईमानदारी से हमें सब बताया था। और ईमानदारी से भी इसलिए बताया था कि हम उस ईमानदारी से जो बताया गया जो स्टेटमेंट है हम उसे बखूबी एक्सेप्ट करेंगे, उसे हम नाराज़ भी नहीं होंगे। हाँ, सामाजिक परंपराएं हैं कुछ। आप जो भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवर्ष की मान्यताएं जानते हैं। आप लोग मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ये जो आप जितने ऑडियंस हैं वो सब जानते हैं हमारी परंपराएं क्या हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ से लड़कियां हमारे क्षेत्र में आती हैं, कुछ क्षेत्रों में जाती हैं। लगभग इसका उल्टा था ये, पर ऐसा नहीं था। इनका जो गौरव जी का जो टाइटल है उसमें न मेरी माँ उस टाइटल की है। हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों में से किसी की मैसेज उस टाइटल की नहीं है। हमारी माँ भी उस टाइटल की नहीं है, हमारी दादी भी उस टाइटल की नहीं है। यानी हमारे परिवार में कोई रिश्ता इस टाइटल के साथ आज तक नहीं हुआ। मुझे बात पता चला तो मैंने सहजता से स्वीकार किया, पर मैंने कोशिश ज़रूर की अपनी बच्ची को समझाने के लिए कि अगर तुम बदल सकते हो तो ज़रूर बदलो, नहीं बदल सकते हो तो मत बदलो, क्योंकि इसमें कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है। एक शेर आपने भी सुना होगा, अक्सर मैं भी दोहराता रहता हूँ कि दुनिया के गुलिस्तान में हमें पग सोच समझ के रखना है। फूलों से मोहब्बत करनी है तो कुछ कांटों को भी रखना है। मेरा प्रयास था कि हमारे परिवार वाले भी खुश रहें और इनके परिवार वाले भी राजी हों। जो कुछ हो सब राजी खुशी हो तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे घर वाले भी थोड़ा सा विरोध कर रहे थे। बहरहाल ये ऐसा नहीं है हम भी जाट हैं, ये भी जाट हैं, कम्युनिटी एक ही है। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद उस क्षेत्र के लड़के हैं आती हैं, बस और कुछ नहीं। हमारे जो जाटों में बहुत ज़्यादा बंदिशें होती हैं। ऐसा दूध का कोई बंधन नहीं तोड़ा है हमने। ये चाह रहे थे कि उस क्षेत्र से आती हैं, उस क्षेत्र में ना जाएं, बस इतना ही है। बाकी कोई ऐसा इस रास्ते में कोई अलग से नहीं है। फिर भी मैंने यही सोचा कि हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं तो अभी कबीलों की तरह व्यवहार क्यों करें। हम कबीले में नहीं रहते हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, बाहर निकले हैं। हमारी बेटी भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन से आगे बीएड किया है। जब हमने इतनी लिबर्टी दी है उनको, कॉलेज में जाएंगी, पढ़ेंगी, शिक्षा हासिल करेंगी, तो वो अपने फैसले सोच समझ के ले सकती हैं। और उसका हमने सम्मान किया। मुझे थोड़ा सा वक्त लगा तो अपने घर वालों को कन्विंस करने में लगा। जब वो नहीं माने थोड़ा सा दबाव भी डाला गया, और दबाव नहीं इतना डाला कि अगर वो नहीं तैयार होते हैं तो फिर मैं ये सब कर दूंगा। तो लिहाजा वो धीरे धीरे साथ आ गए। मेरे परिवार के कुछ सदस्य पहले साथ आए, फिर धीरे धीरे एक एक करके सब टमाटर को देके टमाटर रंग बदलता है तो सारा परिवार साथ हो गया और ये सब ठीक है। क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि मैं ठाकुर भान प्रताप बनूं। एक फिल्म में ठाकुर भान प्रताप है, वो अपनी मूँछों के लिए कि मूँछ कट जाएंगी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करूँगा। कभी मूँछ कट जाएंगी, कभी नाक कट जाएगी, कभी आँख कट जाएगी, कभी कान कट जाएगा। ये कटने जैसा कुछ भी नहीं होता, ये हमारी अपनी स्वीकार्योक्ति होती है। हम जब स्वीकार नहीं करते किसी रिश्ते को तो उसमें कहते हैं कि हमारी नाक कट जाएगी। 4 आदमी क्या कहेंगे, 4 आदमी कोई होता ही नहीं है। आप गिन 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 के किसी से पूछोगे कि वो 4 आदमी कौन से, एक आदमी को लेके आओ, वो एक आदमी को मिलता नहीं। वो उनका अपना अंतर्मन होता है कि 4 आदमी क्या कहेंगे। बहरहाल 4 आदमी ने मुझसे तो आज तक कुछ कहा नहीं। और ये मुझे कोई दुख नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ।
पर इनकी इच्छा थी। मैं खुश हूँ कि आज हमारे बच्चे खुश हैं कि हम अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं। हम अपनी नाक कट जाएगी, आँख फूट जाएगी या कान कट जाएगा, उसके चक्कर में हम अपने बच्चों की जीवन बर्बाद नहीं कर सकते, इनका भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। इनकी सोच को हम बदलना नहीं चाहते। हम इनके साथ जीना चाहते हैं, इनके साथ मरना चाहते हैं। हमने इनको पैदा किया है, इनकी खुशी में हमारी खुशी है, इसलिए ज़्यादा कन्विंस करने थोड़ा सा वक्त लगा, पर नाउ इट इज़ गोइंग वेल। तो मुझे लगता है इससे बखूबी जवाब हो ही नहीं सकता था। डैडी ने सुलझे हुए लहज़ों से अपनी बात रखी है। डैडी, मेरे मन में ये था कि हालांकि हर एक इंसान समाज की सोचता है। एज ए फादर आपने भी सोचा होगा समाज का। और चलिए, आप अभी बाहर रह रहे हैं, आपकी जॉब है, आप कार्यरत हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपको उसी समाज का हिस्सा बनना था, तो लोगों को जवाब भी देना था। ऑब्वियस सी बात है, जब आप समाज में जाएंगे तो आपने इन सारी बातों को तो संज्ञान में रखा ही होगा। हाँ, बिल्कुल संज्ञान में रखा, क्योंकि मैं किसी कबीले का सदस्य नहीं हूँ और न मैं कबीले में रहता हूँ। मैं पिछले 38 वर्ष से मैं अलग अलग प्रदेशों में मैंने ड्यूटी की है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो मैं कबीले की परंपराओं पर शायद मेरा चलना बहुत मुश्किल है। मैं रहूँगा उसी कबीले में जाकर, पर यकीन मानिए कि मेरे जो 2 भाई हैं, सुभाष चौधरी जो एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिला लेवल के, वो मेरा बहुत सम्मान भी करते हैं। और यकीन मानिए उनकी वो विरोध उनका ज़रूर था, जैसे मेरा भी था। जब तक मेरा विरोध था तब तक मैंने उनको नहीं बताया। जब मैं कन्विंस हो गया तब मैंने उनको किया। वो मेरा बहुत सम्मान भी करते हैं और उन्होंने इस शादी का भी सम्मान किया और आज भी करते हैं। उनकी वजह से ही, और पवन कुमार मेरा छोटा भाई है, उनके बच्चे हैं, उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ तक आ पाया। मैं वैसे उनको कभी धन्यवाद क्या दूँ, क्योंकि वो हमारे अंतर्मन और हम भाई भाई में इतना प्रेम है कि उनको धन्यवाद देना भी बहुत छोटी बात है। पर ये वीडियो देखेंगे तो ज़रूर वो समझ जाएंगे कि हम लोगों का प्रेम और बढ़ा है, घटा नहीं है। हम दूर हैं, काफ़ी किलोमीटर दूर हैं। मैं इटारसी में हूँ, वो मथुरा में हैं, पर हमारा जो प्रेम है उसे कोई तोल नहीं सकता हमारे गांव में कि हम लोगों में कितना प्रेम है। अपने अपने कयास जरूर लगाते होंगे, कभी इनमें मनमुटाव है, कभी प्रेम है, कोई नहीं आंक सकता हम तीनों भाइयों के प्रेम को। अतुल अतुल प्रेम है। और उस समाज में वो समाज बिखरा हुआ है। मुझे पता है कि कोई समाज ऐसा, कोई विरोधी कोई नहीं है। आज शादी को लगभग 1 साल होने वाले हैं, 11 महीना हो गए, तो ऐसा कोई विरोधी नहीं है परिवार में भी, रिश्तेदारियों में भी। और किसी की हिम्मत भी नहीं है कोई सामने आके हमसे पूछेगा ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो पूछेगा सबकी नाक कटी हुई है। और नाक कटने का मतलब भी नहीं है, मेरा ये शब्द प्रयोग करने का मतलब किसी की इंसल्ट करना नहीं है। कहने का मतलब है कि वो सब जानते हैं कि सब बेकार की बात है। कोई परिवर्तन आपको करना है तो यकीनन एक परिवर्तन करना होगा, लाइन से हट के चलना होगा। जो हमारे बुजुर्गों ने किया उसी लाइन पे हम चलते रहेंगे तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। परिवर्तन करना है तो परिवर्तन के लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल करना होगा, कुछ अलग हट के कुछ करके दिखाना होगा, तो आप परिवर्तन कर पाओगे। अक्सर हमारी लड़कियां जिस क्षेत्र में जाती हैं कुटती रहती हैं, पिसती रहती हैं, कहाँ परिवर्तन आता है। बिल्कुल थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, इससे आगे आना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं आपके लिए कोई उदाहरण हूँ। आपकी इच्छा है लोगों की, समाज की, कि वो इस राह पर चले ना चले, शौक़ है उनका अपना। मेरा शौक़ नहीं था, ज़रूरत थी वो, क्योंकि मैं किसी को अड़ंगा नहीं बनना चाहता। और समाज की बात है, समाज कुछ नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं 4 लोग क्या कहेंगे, उन 4 लोगों में से मैं कहता हूँ उस एक आदमी को पकड़ के लाओ। वो एक आदमी नहीं मिलेगा उनको, तो 4 लोगों में से एक आदमी को ले आओ, मैं मान लूँगा 4 लोग हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो 4 लोग कुछ भी नहीं है, वो 4 लोग उनका खुद का अंतर्मन है जो आदमी कह रहा है। जी। तो इसलिए समाज ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। समाज हमारे साथ कल भी था, आज भी है। मैं भी कई बार छुट्टी जाता हूँ, सब लोग पहले भी मेरा आदर करते थे, आज भी करते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है। मेरा सम्मान आज भी करते हैं, जैसे पहले करते थे आज भी करते हैं। तो इसलिए समाज कोई विरुद्ध नहीं है। जी। ये है कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जब कोई, अगर ये कल गौरव जी आप कल प्रधानमंत्री बन जाएं तो लोग बड़े गौरव से कहेंगे ये तो हमारे गांव का दामाद है। बिल्कुल हैं, तब क्यों कहेंगे। आज ऋषि सुनक जी PM बने हैं UK के, तो सब कहते हैं वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी मूल का है, हिंदू है, क्यों कहते हैं। आज गौरव हासिल हो रहा है। तो यकीनन एक दिन जब आप ऐसी ऊंचाइयों को छुओगे, बुलंदियों को छुओगे, तो उस दिन उनको, आपका नाम खुद गौरव है, उनको भी गौरव हासिल होगा। तो जो सफलता होती है सारी कमियों को ढक देती है। बहरहाल कमी शब्द कहना बेईमानी है, कमी कोई है नहीं, अपने आप में
आप लोग परिपक्व हैं, हमारी मान्यताएं परिपक्व हैं और हमारे विचार परिपक्व हैं और हमने जो किया वो एकदम परफेक्ट। तो डैडी जी ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। तो डैडी मैं अगला सवाल एज ए यंगस्टर पूछना चाहता हूँ कि स्कूल डेज़ में या कॉलेज डेज़ में ज़्यादा होता है मेल फीमेल जो यंगस्टर्स हैं वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं, तो क्या एक सामाजिक तौर पे क्या ये सही है? एक दूसरे को चाहना क्या गलत है? मैं इसके जवाब में एक पारसी जो पादरी होते हैं उससे किसी क्रिश्चियनिटी समाज से संबंध रखने वाले एक आपके जैसे यंगस्टर ने पूछा था, पादरी से सवाल किया था, फादर मे आई स्लीप विद ए यंग गर्ल, कैन आई स्लीप? तो फादर ने बहुत सुंदर जवाब दिया, यस यू मे स्लीप, बट अपराध तब होगा इफ़ यू विल नॉट स्लीप। अगर यंग गर्ल के साथ आप सोते नहीं हो, सो जाते हो तो कोई पाप नहीं है, और अगर आप सोए नहीं तो पाप है। ये लगाव प्राकृतिक है। इस लगाव को कुछ लोग अच्छे समझदार, समाज के मालिक, समाज के मुखिया, या फिर कहें कि मन माने मूड हला, वैसी कुछ कहावत है गांव में। ये अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, होता ही है, चाहे कोई अपनी जीवनी बताए या कोई ना बताए। आज बुढ़ा हो या जवान हो, किसी को किसी न किसी के प्रति आकर्षण होता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कोई जो अपनी जुबान पर ला देता है, बता देता है, ईमानदारी से अपने पेरेंट्स को बता देता है कि मुझे उसके साथ अच्छा लगता है, तो वो ईमानदार लोग होते हैं। वराल चावल के अंदर मछली दबा के सब लोग कहते हैं कि हमने कभी मीट नहीं खाया। हर इंसान कोई ऐसा नहीं है जिसको किसी से लगाव नहीं होता। हाँ, उस लगाव को शुद्धता देना जरूरी है, उसमें कोई अश्लीलता ना हो। किसी को चाहना कोई बुरी बात नहीं है, पर किसी को इतना चाहो कि समाज से छुप के आप दूसरी अवस्था तक जाओ, वहाँ तक वो गलत है। कि उस अवस्था तक जाने से पहले अपने पेरेंट्स को ज़रूर आप संज्ञान में डालें। वो गलत है, वो जो गलत है वो समाज को गलत राह देता है। चाहना कोई गलत नहीं है, फ्रेंडशिप कोई गलत नहीं है, आकर्षण है वो एक नॉर्मल फेनामेना है, नैसर्गिक है, वो सबको होता है, कोई बताए या ना बताए। मुझे भी हुआ था, आज आपको हो रहा है, कल आपके बच्चों को भी होगा। बिल्कुल। और मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए जिसे भी आप चाहते हैं आप अपने फ्यूचर का भी देखिए कि आपके साथ उनके साथ आपका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं। इस चीज़ के बारे में भी आप सोचा करिए। और डैडी, अब आपके निजी जीवन के बारे में मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी एक तो मुझे बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी लगती है कि डैडी आप आर्मी में आपने कार्यरत रहे, फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ज्वाइन करी, तो उसकी क्या कहानी थी? नहीं, कहानी नहीं है ये। मैं आर्मी में 30 वर्ष सूबेदार मेजर के रैंक तक पहुंचा, जो एक रिक्रूट के तौर पर भर्ती हुआ हो। मैं मैक्सिमम अचीवमेंट मैंने उसमें हासिल किया, और मैं नर्सिंग टेक्नीशियन था वहाँ पर, जनरल नर्सिंग एंड न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग में मेरे पास डिप्लोमा था। तो सूबेदार मेजर के पद से मैं रिटायर हुआ हूँ, और रिटायरमेंट से 6 महीने पहले मैंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट से लिया था। तो यहाँ एक वैकेंसी निकली थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो उसमें मैंने अप्लाई किया, और मेरे वहाँ से रिटायरमेंट होने से 3 महीने पहले ये मेरी जॉब कंफर्म हो गई थी। यहाँ मैंने एग्ज़ाम भी दिया, इंटरव्यू भी दिया था, और मेरे सर्टिफिकेट भी जो इनको चाहिए था सब मैंने प्रोड्यूस किए थे। तो मेरी यहाँ अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गई थी, और मैं निश्चिंत था। रिटायरमेंट से 3 महीने पहले मैं निश्चिंत था कि होता ये है कि आर्मी में तो 52 और 50 की उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती, उसी समय बच्चे बड़े होते हैं, खर्चे बढ़ते हैं, और आर्मी से उसी समय विदाई हो जाती है। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था असहज, पर ये जॉब मिल गई तो मैंने सोचा अब खर्चों में कोई ढील नहीं रहनी, बच्चों की परवरिश अच्छी करनी है। और यही कारण है कि हो सकता है कि मैं अनुजा की शादी बहुत पहले भी कर चुका होता, तो जब इनकम नहीं होती तो वो फिर बच्चों की शादी के बारे में सोचते हैं। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं, जितना पढ़ सकता है आप पढ़िए, और अच्छे से ठाठ से रहिए। अब तो सारी लाइबिलिटी पूरी होंगी, और मालिक की बड़ी कृपा है कि आज ये जॉब भी कर रहा हूँ, और अगले महीने में यहाँ से भी रिटायर हूँ। और मुझे आगे का जीवन है, इससे भी एक्साइटेड होगा वो कि आगे का जीवन है, मैं इससे भी ज़्यादा अर्निंग करूँगा, कि मेरे पास इतना हुनर है, मालिक ने बख्शा है मुझे, कि आगे की जो तीसरी पारी होगी, लास्ट वाली पारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो डैडी एक बात बताइए, जैसे
हम एक ही जॉब को, एक ही काम को 20-30 साल तक करते हैं, तो एक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता कि हमें बोरियत महसूस होने लगती है, बोर्डम फील होने लगता है उस काम को करते करते? नहीं, बोरिंग नहीं होती। अगर आपको लैक ऑफ नॉलेज है तो आपको बोरिंग लगेगा, पर उसमें महारत हासिल है तो आपको जुनून पैदा हो गया होगा। बिल्कुल। दूसरों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आपका काम करने का तरीका, आपका जीने का तरीका, एक के शेर कहूँगा कि जीना एक कला है साथी, जो जीवन को जी लेता है अमृत की तो बात ही छोड़ो, विष को भी पी लेता है। जिसका चलना खाना पीना सब कुछ शक्ति बन जाता है, यानी उसका चलना पीना जिसके अंदर जुनून होता है और जिसके अंदर हुनर होता है, वो जैसा कुर्ता पहनता है लोग वैसा कुर्ता पहनने लगते हैं, वो जैसा खाता है वैसा खाना शुरू करते हैं तो लोग, वो जैसा चलता है लोग उसकी चाल चलना शुरू करते हैं, वो फॉलो करते हैं लोग। तो इसलिए वो जुनून जब पैदा होता है तो वो फिर बोर नहीं होता। जिसके अंदर जुनून नहीं होता वो निश्चित रूप से। बिल्कुल डैडी, बिल्कुल। मोस्टली जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई हमारे, तो वो क्या है, अपने प्रिपरेशन फेज में है। कुछ को सफलता मिल चुकी है, कुछ को सफलता नहीं मिली है। तो जब सफलता नहीं मिलती प्रिपरेशन फेज में, बड़ा स्वाभाविक है कि हम थोड़ा ग्लूमी या डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जिससे आजकल के नौजवानों को अपने प्रिपरेशन फेज में एक मोटिवेशन मिले? प्रिपरेशन फेज में ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको जुनून पैदा करना होगा। और जुनून पैदा करने के लिए निश्चित तौर पे आप यकीन मानिए आपको अपने कुछ दोस्त बदलने पड़ेंगे। वो दोस्त आपको अपने साथ लेने पड़ेंगे जिनमें इस तरह का जुनून है जिधर आप बनना चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल। कि दुनिया के गुलिस्तान में हमें पग सोच समझ के रखना है, फूलों से मोहब्बत करनी है तो कुछ कांटों को भी रखना है। कुछ इस तरह का आप काम करें कि अगर आपको आसमान में उड़ने की तमन्ना है तो बतखों के साथ तैरना बंद करना होगा आपको। बिल्कुल। वैसे तो बतख भी यही कहती है कि मेरे भी पंख हैं, पर वो उड़ती नहीं है, वो पानी में ही तैरती रहती है। तो आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपको बदलने होंगे, निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करोगे। घूंघट हया का उठाना पड़ेगा, तकब्बर से दामन छोड़ाना पड़ेगा। अगर चाहते हो दिल का दिया करना है रोशन तो समा की सोहबत में तो आना पड़ेगा। बिल्कुल डैडी। और डैडी, लड़के जो भाई हैं वो पूछते हैं कि मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन नहीं आ रहा पढ़ाई में। मोटिवेशन आएगा, मोटिवेशन आप खुद हैं। आप उसमें ऐसा जुनून लाओ। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, थोड़ी देर पहले किसी को दिया था मैंने। इतनी बड़ी लकड़ी का लॉग होता है, एक छोटी सी चिंगारी, छोटी सी तीली उसको जला देती है। क्या आप समझते हैं उस तीली में इतनी क्षमता है कि एक लकड़ी के लॉग को जला दे? कभी नहीं। आग उसी के अंदर होती है लकड़ी में, सिर्फ उसको आग दिखानी पड़ती है। आपके अंदर चेतन सत्ता है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को डेवलप करो। कोई आपको सिर्फ प्रेरणा दे सकता है, बाकी आपको अपनी ही शक्ति से आपको आगे बढ़ना हो। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल डैडी। डैडी, एक लास्ट क्वेश्चन और, जब भी विराम देंगे लास्ट क्वेश्चन। देखिए, जब यंगस्टर अपने 24 या 25 साल की उम्र में आता है तो होता है, बड़ा ही स्वाभाविक है, उसके फादर साहब से या उसके पेरेंट्स से उसका वैचारिक मतभेद होता है। तो उसे लगता है कि पेरेंट्स मुझे समझ नहीं रहे, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इस चीज़ के बारे में आप बताइए, क्योंकि अक्सर पिता का क्या होता है ना, पिता अपना प्रेम नहीं दिखा पाता बच्चे को, वो हमेशा डांटता ही है बच्चे को। तो इस बारे में आप बताइए कि जो वैचारिक मतभेद होता है उस चीज़ से कैसे सुलझा जाए। चलो, थैंक यू गौरव। आपके सवाल में आपका जवाब भी खुद ही आपने जवाब भी दे लिया कि पिता और बच्चे में फ़र्क इतना ही होता है कि जैसे हमारे आपके बीच में 6 लिखा हो, आपको 9 दिखेगा, हमको 6 दिखेगा। पिता कभी भी बच्चे को आलिंगन करके कभी भी आई लव यू नहीं कहता। माँ अक्सर लाड़ प्यार करती है, खाना अच्छा खिलाएगी। तो माँ के प्रति बच्चे उदार होते हैं, पिता के प्रति थोड़ा सा उनको लगता है कि पिता हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे। क्योंकि मैं आज अगले महीना में पूरे 60 वर्ष का हो रहा हूँ। मैंने बचपन भी देखा है, जवानी भी देखी है, और मैं उस दहलीज पे हूँ कि मैं इन सारी अवस्थाओं को समझता हूँ। आज मेरे भी बच्चे हैं तो जिनको लगता है कि शायद मैं उनके साथ कुछ जस्टिस नहीं कर रहा हूँ। पिता एक ऐसा किरदार है कि जब आप 5 से 10 साल के उम्र में थे तो आप ही कहते थे कि सबसे ताकतवर मेरा पिता है, सबसे चतुर और पढ़ा लिखा मेरा पिता है। जैसे जैसे आप पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सोच बदल जाती है। इस सोच को आपको बदलना होगा। पिता
आपको एक पिता ही एक ऐसा होता है कि जो आपको कलेक्टर बनते देखना चाहता है, बिल्कुल, आपको एसडीएम बनना देखना चाहता है, आपको नेता बनते हुए देखना चाहता है, आपको इंजीनियर डॉक्टर बनते हुए देखना चाहता है। बाकी संसार में दोस्त भी चाहते हैं कि मुझ तरक्की तो मेरा दोस्त करे पर मुझसे ज़्यादा ना करे। पड़ोसी भी चाहते हैं कि पड़ोस का लड़का तरक्की तो करे पर मेरे बेटा से ज़्यादा ना करे। सिर्फ बाप ही ऐसा होता है, ऐसा किरदार घर में, कि जो चाहता है कि मैं जो हूँ उससे बड़े पद पर मेरा बेटा पहुँचे, सिर्फ वो नहीं रखता, ऐसा भाव नहीं रखता। इसलिए बाप की डांट हमेशा आशीर्वाद के तौर पर मानना चाहिए। उनकी प्रेरणा कहीं न कहीं होता है कि वो कहीं ऐसे लफड़ों में ऐसे दोस्तों के साथ उलझ ना जाए कि कहीं जेल तक की हवा काटनी पड़ जाए। पिता आई लव यू बार बार नहीं कहेगा, आपको हग नहीं करेगा बार बार, तो आपको लगेगा कि बार बार जब कहते हैं हमको नसीहत ही देते रहते हैं। नसीहत देते हैं तो ले लीजिए, ये आपकी खुशकिस्मती है। कल उनका साया आपके सर से उठ गया तो आपको नसीहत देने वाला ही कोई नहीं मिलेगा। और डैडी एक और माफ़ ख्वाहिशेगा, एक और लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि क्योंकि आप उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच गए हैं और अक्सर कहा जाता है कि ख्वाहिशें कुछ यूँ अधूरी रहीं, पहले उम्र नहीं थी और अब उम्र नहीं रही। तो उम्र के इस पड़ाव पे आपको लगता है कि काश नौजवानी वाला समय और मिल जाता तो कुछ और बेहतर करा जा सकता था, कुछ गिल्ट नहीं मतलब अधूरापन, कुछ अधूरापन आपको लगता मैं है? आपका सवाल समझ गया। ऐसा अफसोस तो होता है कि मैं ऐसा बेहतर कर सकता था, अब ऐसा कर पाया हूँ। अब उसको रिपीट तो नहीं किया जा सकता कि जीवन बार बार नहीं मिलता, पर जो मैं कर सकता था कर नहीं पाया, आज मैं चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है कि मेरे बच्चे वो करें। मैं ठीक से मोहब्बत भी नहीं कर पाया, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे मोहब्बत करें। मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे पढ़ें। मैं आईएएस नहीं बन पाया, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे आईएएस बने। बिल्कुल, यही कारण है कि मेरी जो सोच है बिल्कुल युवाओं की तरह है, पर उसमें कोई अश्लीलता ना हो, चाहत कोई बुरी बात नहीं है। मैरिज तो होगी ही होगी, तो क्यों न बेहतर है उसकी राजी से ही हो। तो मैं तो खुले विचारों का हूँ। परंपराएं हैं, परंपरा हमारे लिए बनी है, हम परंपराओं की बलि चढ़ने वाले नहीं हैं। मैं पूरे समाज को भी यही, कोई देखता है वीडियो को तो देखे कि ये परंपराएं हमारे लिए बाधा नहीं होनी चाहिए। संविधान में भी सुधार होते हैं तो परंपराओं में भी सुधार होना चाहिए। ये हमारी तरक्की में अगर बाधा बन जाए तो उस परंपरा को हटा देना चाहिए कि हमारी तरक्की में बाधा है। थैंक यू भाई। तो जी डैडी जी ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिए, बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में अपनी बात रखी है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, आप जितने भी क्वेश्चंस अपने क्वेरीज पूछा करते थे, वो उन सब का जवाब आपको मिल चुका होगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, और डैडी जी से आप एग्री करते हैं या नहीं, या अगर नहीं भी करते, आपके कोई जवाब हैं जो आप डैडी जी से पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। और अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे डैडी जी को फिर लाएं और उनसे वो सारे सवाल करे जाएं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।